तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस क्लास 8 चैप्टर 1 की बात, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे क्रॉप क्या होता है, फिर क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बाद हम उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो एक फील्ड पर, ठीक है, सेम फील्ड पर जब आप कोई भी एक प्लांट है उसका जब बहुत सारा नंबर जब सेम फील्ड पर लगाते हैं तो वो आपका क्रॉप कहलाता है, ठीक है। और उस क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, मतलब उसका जब अच्छा क्वांटिटी में हमको उसका प्रोडक्शन मिले, तो इसके लिए हम क्या क्या प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे कि मेरा प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो ये हमारा हो जाता है मैनेजमेंट। तो आइए चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। गर्मियों की छुट्टी में पहेली और बूझो जो है वो अपने अंकल के घर पर जाते हैं। उनके अंकल जो होते हैं वो फार्मर होते हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सॉवेल, प्लॉ इन द फील्ड। एक दिन क्या हुआ कि वो लोग अंकल के जो घर गए थे, तो अंकल तो उनके फार्मर है, तो फार्मर के पास क्या क्या हो सकता है, खुरपी होगा, हंसुआ होगा जिसको सिक्कल बोलते हैं, प्लॉ मतलब वो जो हल जोतने वाला होता है, सॉवेल भी उसी टाइप का होता है, हल जोतने टाइप का। वो अंकल के फील्ड में वो लोग देखे। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपने अभी तक ये पढ़ा होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आपका फूड रिक्वायर करते हैं। तो प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल के केस में ऐसा नहीं होता है। तो कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो आपको पता होगा कि प्लांट क्यों अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो इसलिए बना पाते हैं क्योंकि उनके लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो एक पिगमेंट है। वो क्लोरोफिल पिगमेंट हमारे ह्यूमन में या एनिमल में नहीं होता, इसलिए एनिमल या ह्यूमन नहीं बना पाता है खाना। तो एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल गेट फूड फ्रॉम। तो बोला कि जब ये एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाएगा तो फिर इसको खाना कैसे मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। हमें खाने की ज़रूरत क्या है, तो हमें एनर्जी का ज़रूरत है। जब हमारे पास एनर्जी होगा तब हम अपने बॉडी का जितना भी फंक्शन होता है, मेटाबॉलिक फंक्शन, वो सारे हम कर पाएंगे। जैसे यू हैव ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन, जैसे डाइजेशन। जैसे कि खाना जब डाइजेस्ट होता है तो वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे फॉर्म में टूटता है, फिर वो ग्लूकोज के फॉर्म में हो जाता है, फिर उसको सेल अपने पास स्टोर करके रख लेता है। फिर सेल को जब एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब उसके पास ऑक्सीजन आता है, तो फिर वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और फिर एनर्जी हमें मिल जाता है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ। हमारा जो फूड है हम प्लांट से भी ले सकते हैं, एनिमल से भी ले सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड ऑन अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। जब लार्ज पॉपुलेशन को, बहुत बड़े पॉपुलेशन को जब हमको फूड देने की ज़रूरत होती है तो हमें कैसे प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी हम प्रोडक्शन इतना कर लिया और अगले साल बहुत प्रोडक्शन कम हुआ, तो उस टाइम में लोग, जो पॉपुलेशन, वो क्या खाएगा। इसलिए जो हमारा प्रोडक्शन है वो रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि हम कैसा मैनेजमेंट को अपना रहे हैं, कैसा तरीका को अपना रहे हैं कि मेरा जो फूड आ रहा है वो अच्छा होना चाहिए। तो मैनेजमेंट भी हमारा प्रॉपर होना चाहिए। फूड का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए, ताकि सब लोगों को फूड मिल सके, सब लोग सर्वाइव कर सकें। तो अब एक आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि जब हम कोई भी पौधा को जब हम फील्ड पर लगाते हैं, तो फील्ड पर लगाने से पहले हम फील्ड को पहले क्या करते हैं, उसका टीलेज करते हैं। टीलेज मतलब जुताई, पहले खेत को जोत देते हैं, ठीक है। उसका फिजिकल मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि जो सॉइल है उसका, जो ऊपर की सॉइल है उसको हल्का नीचे में, नीचे वाले को ऊपर में, टर्निंग ऑफ सॉइल करते हैं। तो वहां से लेकर क्रॉप के हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, जब क्रॉप मेरा मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद हम उसको कट कर लेते हैं। कटाई से लेकर फिर कट करने के बाद हम क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं कि हम उसको बाद में यूज कर सके। तो लैंड प्रिपरेशन से लेके क्रॉप के स्टोरिंग तक के जितने भी प्रोसेस आते हैं इस बीच में, इस दौरान में जितने भी प्रोसेस आपके आएंगे, वो सब आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री दिया है कि कब से ये शुरू किया गया एग्रीकल्चर करना। तो टिल 10,000 BC। BC का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के 10,000 साल पहले, ठीक है। पीपल फ्रॉम नोमेडिक
They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. उस समय के जो लोग थे वो क्या होते, एक जगह से दूसरे जगह पर खाने के लिए और रहने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर क्या जाते रहते थे, ट्रेवल करते रहते थे। ठीक है, उस समय के लोग जो थे वो कच्चा फ्रूट खाते थे और वेजिटेबल कच्चा खाते थे, और उन्होंने जानवरों को उनका हंटिंग करना, उनको खाने के लिए उनका हंटिंग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप, दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। इस तरीके से एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ। कैसे? तो पहले वो लोग जानवरों को क्या करते थे, मार कर उनका हंटिंग करके उनको खाते थे, अपना पेट का भरण पोषण करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो लोग जो लैंड है उसको कैसे कल्टीवेट करें, कैसे उसको लैंड को उपजाऊ बनाएं, उस पर हम कोई चीज़ अगर बीज डालते हैं तो वो बीज बड़ा होकर हमको फूड देता है, उससे हमको एनर्जी मिलता है। ये सब बातें उनको समझ में आ गई थी। तब उन्होंने क्या किया, राइस का प्रोडक्शन किया, व्हीट का प्रोडक्शन किया, और बहुत सारे जितने भी फूड क्रॉप है उनको उन्होंने प्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, अब क्रॉप जो मैं बताई हूँ वही यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेट एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, जब बहुत बड़े पैमाने पर किसी एक प्लेस पर, एक फील्ड पर, एक ग्राउंड पर जब सेम तरह के, एक ही तरह के प्लांट जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब ग्रो किए जाते हैं तब उसको हम लोग कहते हैं क्रॉप कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर लिखा है कि क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। अगर हम व्हीट क्रॉप बोलते हैं तो अगर कोई फील्ड है, जैसे मान लो कि ये फील्ड है, तो इस फील्ड पर जितने भी जो भी प्लांट लगे होंगे वो सारे के सारे मेरे व्हीट के होने चाहिए, मतलब गेहूं के सारे प्लांट होने चाहिए, तब हम इसको गेहूं का क्रॉप कहेंगे, व्हीट क्रॉप कहेंगे। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। बोल रहा है क्रॉप्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे सीरियल्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज भी आ सकता है आपका इसमें, उसके बाद जौ, मूंग, ये सब जितने आ जाती है आपके सीरियल्स हो गए। वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, जो हम लोग सब्जी खाते हैं, जैसे कि बैगन, सेम और भिंडी, ये सब आपके वेजिटेबल्स आ गए। फ्रूट तो आप सब जानते ही होंगे, गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, लीची हो गया, बहुत सारे हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो ये जो सारे सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स हैं, इन सबको सीजन के आधार पे इनको बांटा गया है। ठीक है, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। तो सीजन के आधार पे, तो हमारे इंडिया में मेनली कैसा सीजन होता है, तो बहुत ठंडा एरिया होगा, कोई जो होगा थोड़ा नॉर्मल होगा, कोई ऐसा एरिया होगा जो बहुत ही वार्म होगा, बहुत वहाँ पे गर्मी होगी। तो जो जम्मू कश्मीर आपका आता है वो बहुत ही ठंडे एरिया में आता है, तो ठंडे एरिया में आप क्या कहेंगे उसको कि वो टेम्परेट है। तो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। बोल रहे हैं कि इंडिया जो है वो हमारा बहुत बड़ा एक कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है, क्लाइमेट मतलब कि ऐसा यहाँ पर कैसा रेनफॉल है आपका, प्रिसिपिटेशन कैसा है, सनलाइट कितना आ रहा है, टेम्परेचर कितना है, ये सब आपका क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल, ये एक जगह से दूसरे जगह पर वेरी करते रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो भी क्रॉप लगाते हैं वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो हमारे जो कंट्री है इसके डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट तरह के क्या होता है क्रॉप का हम लोग क्रॉप लगाते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो चेंज करते रहता है। तो 3 तरह के मेनली हमारा जो क्रॉप लगता है वो मेनली हमारा 3 तरह का क्रॉप होता है। एक क्रॉप होता है जो हम लोग बरसात के टाइम में लगाते हैं, रेनी सीजन में लगाते हैं, जिसको बरसात के टाइम में कहते हैं उसको हम लोग खरीफ क्रॉप कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्रॉप आपका होता है रबी क्रॉप। ये रबी क्रॉप आपका होता है जो ठंडे में लगाया जाता है, तो कोल्ड क्रॉप इसको कहते हैं, रबी क्रॉप कहते हैं।
ठीक है। तीसरा क्रॉप आपका ये आता है कि जो समर के टाइम में लगता है, जिसको जैद क्रॉप कहते हैं। वो आपके बुक में नहीं है, पर आप जान लो कि मेनली 3 तरह के सीजन होते हैं जिसमें 3 तरह के हम क्रॉप लगाते हैं। पहला होता है खरीफ क्रॉप, दूसरा होता है रबी क्रॉप जो ठंडे में लगाते हैं, और तीसरा होता है जैद क्रॉप जिसको हम लोग गर्मियों के टाइम में लगाते हैं। जैसे अभी जो हम खेती करेंगे, अभी हम जो क्रॉप लगाएंगे वो हमारा जैद क्रॉप होगा। तो जैद क्रॉप में गर्मियों के टाइम में हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं, जैसे कि आपका मूंग हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर इसमें लिखा क्या है। तो खरीफ क्रॉप, द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड द खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप आपका वो होता है जो बरसात के टाइम में लगाया जाता है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। तो रेनी सीजन कब से कब होता है, तो जून से लेकर सितंबर तक आपका रेनी सीजन होता है। तो जून में हम लोग इस खरीफ क्रॉप को हम लोग लगाते हैं। तो खरीफ क्रॉप मतलब, तो इसमें क्या क्या आ जाता है, खरीफ क्रॉप है मतलब क्या होगा, बारिश होगी, ठीक है। तो पानी की बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत होगी। तो पैडी, जब हम लोग धान को लगाते हैं उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेज देखो, मेज जो होता है वो ज़्यादा पानी टॉलरेट नहीं कर पाता, लेकिन इसका हाइब्रिड आता है जो मेज, अब का जो मेज है जो हाइब्रिड आता है वो आपका तीनों सीजन में लग जाता है। जैसे कि आपका गर्मी के टाइम में भी लग सकता है, कोल्ड के टाइम में भी लग सकता है, और रेनी सीजन में भी लग सकता है, ठीक है। आता है आपका सोयाबीन, ग्राउंड नट और कॉटन। ये सब आपके क्या है, खरीफ क्रॉप है। ये सारा एग्जाम्पल आप लोग याद रखना। अब आता है रबी क्रॉप। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। जो ठंडे के टाइम में जो हम लोग क्रॉप को लगाते हैं और वो बड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं रबी क्रॉप। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर में हम लोग मेनली रबी क्रॉप को लगाते हैं और वो मार्च आते आते तक वो मैच्योर हो जाता है। उसके बाद हम लोग मार्च में हार्वेस्टिंग उसका कर लेते हैं। जैसे कि वीट ठंडे के टाइम में लगा था, अब वो वीट जो है वो मैच्योर हो चुका है, वो अब हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। अब वो वीट का क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसको हम लोग कट कर रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी चना, पी मटर, मस्टर्ड, लीन सीड, मसूर, ये सब हम लोग रबी क्रॉप आपका आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस होने चाहिए, तो अभी मैं बताई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या होते हैं। तो बेसिक प्रैक्टिसेस वही हो गए। तो सबसे पहले हम लोग लैंड को तैयार करेंगे, लैंड प्रिपरेशन करेंगे, मतलब लैंड की जुताई करेंगे। उसमें प्रॉपर जो पोर्स होते हैं, देखो सॉइल होता है तो सॉइल में पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है। उसी छिद्र में आपका वाटर होता है, दो जैसे कि एक पोर हो गया, 2 पोर हो गया, उसके बीच में क्या होगा, वाटर होंगे, एयर होंगे, ये सब उसमें रहते हैं। तो ये जब वाटर और एयर जब प्रॉपर अमाउंट में आपके सॉइल में है तो वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो लैंड प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, तो मिट्टी को क्या करते हैं, उसमें टर्निंग करते हैं, अप टू डाउन करते हैं, डाउन टू अप करते हैं। तो इससे सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब कि पानी को पकड़ के रखने का कैपेसिटी, वो बढ़ता है, ठीक है। सॉइल में जो बल्क डेंसिटी होता है, मतलब कॉम्पैक्शन होता है, अगर जब एकदम क्रिस्टल्स जो बने होते हैं सॉइल के, जब जुताई नहीं होती तो सॉइल कैसा होता है, एकदम कड़ा होता है, बड़ा बड़ा ऐसे एकदम क्लॉट्स उसके होते हैं, बड़े बड़े एग्रीगेट्स जो बहुत बड़े बड़े बने होते हैं, तो उसको हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये सॉइल के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। जैसे कि देखो यहाँ लिखा है, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स द सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मतलब कि वही क्रॉप को लैंड से लेके हार्वेस्टिंग तक में क्या क्या बहुत सारे ऐसे स्टेप्स आते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज आते हैं जो फार्मर को करना पड़ता है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय द गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। जैसे कि आप भी जब अपने आपका जो गार्डन होगा तो गार्डन में आप जो भी जैसे पौधा को कोई लगाते होगे, उसको सिंचाई करते होगे, उसमें पानी डालते होगे, उसमें जो जो उसके लिए न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो न्यूट्रिएंट आप देते होगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो सिमिलर है उस फार्मर के, जो भी वो फार्मर जो भी जो भी काम करता होगा क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, तो इससे सारा सिमिलर है। जैसे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये सारा आप भी करते होगे। तो पहले सॉइल को क्या करते हो, सॉइल का प्रिपरेशन मतलब लैंड का प्रिपरेशन करते होगे। उसके बाद सीड का सिलेक्शन करते होगे, कौन सा सीड हमको लगाना है।
जैसे कि आप वैसा सीड लोगे जो कि अच्छा प्रोडक्टिविटी दे, उसका क्वालिटी अच्छा हो, तो सीड का आप सिलेक्शन करते हो। उसके बाद जब आप सीड ले लिए फिर आप उसको क्या करते हो, उसमें भी आप देखते हो कि इसमें से कौन सा सीड जो है वो ख़राब है, कौन सा सीड इफ़ेक्टिव है, हेल्दी है, तो हेल्दी सीड को आप लेते हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि जैसे कोई बकेट है या फिर कहीं भी टब है, उसमें पानी आप रख दो, उसमें सीड को डाल दो, तो सीड जो हेल्दी होगा वो उसके बॉटम पर चला जाएगा, और जो हेल्दी नहीं होगा, जो डिफेक्टिव होगा, वो सीड जो है वो पानी के सरफेस पर फ्लोट करता रहेगा। तो जो सरफेस पर सीड फ्लोट करेगा उसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि वो अनइफेक्टिव है, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हेल्दी सीड का सिलेक्शन होता है। उसके बाद जब हम सीड ले लिए फिर हम उसको ग्राउंड में लगाते हैं, सोइंग करते हैं। सोइंग मतलब सीड को ग्राउंड में लगाना, उसको बोना, जिसको हिंदी में लोग क्या कहते हैं, वही बोना। तो देखो सोइंग हो गया। जब हम लोग सो कर दिए, सीड को लगा दिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें हम लोग फर्टिलाइजर या मैन्योर का हम लोग उसमें एडिशन करते हैं। तो फर्टिलाइजर या मैन्योर क्या करते हैं, तो फर्टिलाइजर और मैन्योर जो होते हैं वो मेनली हमारा सीड को या प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सीड के ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो मैन्योर या फर्टिलाइजर देते हैं। तो मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, तो मैन्योर जो होता है ये आपका ऑर्गेनिक चीज़ हो गया। अगर आप मैन्योर डालते हो तो इससे ना ही प्लांट को कोई प्रॉब्लम होगा, ना ही प्लांट जब बड़ा होगा तो उसके बाद हम प्लांट से जो भी प्रोडक्ट हम लेंगे, ह्यूमन लेगा या कोई एनिमल लेगा, तो उस एनिमल या ह्यूमन को भी कोई अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये ऑर्गेनिक चीज़ है, ये नेचुरल चीज़ है मैन्योर। वहीं फर्टिलाइज़र आपका ये है, ये आपका केमिकल चीज़ है। ये कुछ देर के लिए प्लांट को बहुत अच्छा, प्लांट में जब आप फर्टिलाइज़र डालते हो तो प्लांट बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर सकता है, प्लांट में बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। लेकिन जब प्लांट का जो प्रोडक्ट आएगा जिसको हम लेंगे, तो हमारे शरीर में ये बहुत तरह का, बहुत डिफरेंट तरह का क्या कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, डिजीज कॉज कर सकता है। आजकल बहुत सारे, एक छोटा सा बच्चा भी है और वो उसको शुगर का प्रॉब्लम हो जा रहा है, उसके बाद कैंसर हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी तरह के बीमारियां आ रही हैं। तो ये सब फर्टिलाइज़र का एक्सेसिव यूज की वजह से। तो हमें क्या करना चाहिए, फर्टिलाइज़र की जगह पे हमें मैन्योर को यूज करना चाहिए, ऑर्गेनिक चीज़ को यूज करना चाहिए, ना कि इस केमिकल चीज़ को यूज करना चाहिए। अब आपका आता है इरिगेशन। जब आप मैन्योर डाल दिए, फर्टिलाइज़र डाल दिए, तो उसके डालने के बाद हमको पानी देने की ज़रूरत होती है, सिंचाई करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र हमेशा याद रखना, मैन्योर या फर्टिलाइज़र डालने के बाद हम इरिगेशन करते हैं, मतलब पानी डालते हैं खेत में, ठीक है। उसके बाद जब हम इरिगेट कर दिए, तो इरिगेट करने के बाद देखो प्लांट को क्या हो गया कि उसको न्यूट्रिएंट भी मिल गया, न्यूट्रिएंट के साथ साथ उसको वाटर भी मिल गया, उसका एकदम खाना जो है एकदम रेडी है। तो जब खाना रेडी है तो प्लांट ग्रो करेगा। तो प्लांट के आसपास अगर कोई और भी डिफरेंट तरह का जो अनवांटेड प्लांट है, अगर उसका भी वहाँ पर सीड प्रेजेंट है पहले से, तो उस न्यूट्रिएंट की वजह से वो भी ग्रो करने लगेगा। तो जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उसको हम लोग वीड्स बोलते हैं, जो अनडिजायरेबल होते हैं, जिस प्लांट की हमको ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर वो प्लांट अगर ग्रो कर जाए तो हम उसको वीड कहेंगे। जैसे कि मेरा खेत जो है वो गेहूं का है, ठीक है, मेरा फील्ड जो है गेहूं का है। अगर उस गेहूं के फील्ड पर कहीं से अगर चना ग्रो कर गया है, तो उस गेहूं के लिए वो चना क्या होगा, वीड का काम करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वीड कहेंगे। क्योंकि वीड क्या है, वहाँ गेहूं के लिए वो अनडिजायरेबल प्लांट है। मतलब डिजायरेबल मतलब क्या, जो हमको नहीं चाहिए, जो मेरा डिमांड नहीं है, वो प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो, और कैसे जगह पे, तो आउट ऑफ प्लेस और आउट ऑफ टाइम, मतलब कि वो उसका जगह नहीं है ग्रो करने का, यहाँ पर वीट का ग्रो करने का जगह है, हम वीट को ग्रो करा रहे हैं और यहाँ पे आके चना ग्रो कर रहा है, ठीक है। और आउट ऑफ प्लेस और आउट ऑफ टाइम, बिना उस टाइम पे हमको चना की जरूरत नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वीड कहलाएगा। तो इरिगेशन के बाद हमको प्रोटेक्शन लेना होगा वीड से, क्योंकि अगर वीड ग्रो करेगा प्लांट के साथ साथ, तो वीड की कैपेसिटी होती है कि वो प्लांट से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट है वो वीड अपने आप में खींच लेता है। सॉइल से वो न्यूट्रिएंट प्लांट के मुकाबले ज़्यादा न्यूट्रिएंट खींच लेता है। तो प्लांट को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, वीड सारा न्यूट्रिएंट ले लेगा, तो मेरा प्लांट हेल्दी तो नहीं हो पाएगा, उसमें प्रोडक्शन अच्छा नहीं आ पाएगा। मेरा जो लास्टली जो मेरा क्या एम है कि मेरा अच्छा प्रोडक्शन आना, क्रॉप अच्छा, उसका जो येल्ड हो वो अच्छा आना, तो वो अच्छा नहीं आ पाएगा ड्यू टू वीड। क्योंकि वीड क्या करेगा, उसका सारा न्यूट्रिएंट ले लेगा। इसलिए हमको वीड से क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। अब आपका
छठा स्टेप आता है हार्वेस्टिंग। जब मेरा वीड से प्रोटेक्ट हो गया, प्लांट अब अच्छा हो गया, वीड से प्रोटेक्ट हो गया, मैच्योर हो चुका है, अब हम उसका क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग कर लेंगे। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, खेत से काट के उसको फिर हम घर तक ले आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, स्टोरेज, उसके बाद हम स्टोर कर लेंगे फॉर फ्यूचर यूज, बाद में यूज करने के लिए। तो यहाँ पर जितना भी आपने जो टॉपिक पढ़ा ये शॉर्ट में था, अब इसको आप डिटेल में पढ़ो कि जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे तो इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब आपका यहाँ पर है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी क्रॉप को ग्रो कराने से पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है वो आपका है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है। One of the most important tasks in the agriculture is to turn the soil and loosen it. ये एग्रीकल्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, जिसमें कि हम सॉइल को टर्न करते हैं और सॉइल को लूज बनाते हैं, वो हार्ड नहीं रहे, लूज रहे। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। जब मेरा सॉइल जो है वो लूज होगा तो जो प्लांट लगा हुआ है उसका जो रूट होगा वो सॉइल में बहुत डीप, बहुत अंदर तक पेनिट्रेट हो पाएगा। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे go deep into the soil. The loosened soil help in the growth of earthworm and microbes present in the soil. तो सॉइल में आपके क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वैसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटा हो जिसको कि हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं तो उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं या माइक्रोब्स कहते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो जो सॉइल जब मेरा लूज होगा, जब उसमें स्पेस होंगे, लूज होगा, तब ये दोनों अच्छे से प्रेजेंट होंगे। तो अर्थवर्म क्या करता है, तो सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है। माइक्रोब्स क्या करता है, ये भी सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो कैसे, तो सॉइल पे जो मान लो कि आपकी कोई पेड़ लगा हो या फिर कहीं से पत्ता वगैरह टूट के जो भी ऑर्गेनिक मैटर सॉइल पे आता है तो फिर वो डिकम्पोज होता है और वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ आप क्लास 7 में पढ़े होंगे। तो इसको ह्यूमस में कौन कन्वर्ट करता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इसको डिकम्पोज करा के ह्यूमस में कन्वर्ट कराते हैं और सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो इनको हम लोग अर्थवर्म को क्या कहते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। ये फार्मर के क्या होते हैं, दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं। ठीक है। टर्न लूज द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे कि सॉइल जो है वो हमारा मिनरल सॉइल में होता है, वाटर होता है, एयर होता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। इनके साथ साथ डेड प्लांट्स, जो प्लांट डेड हो चुके हैं, या एनिमल्स हैं, वो सारे सॉइल में डिकम्पोज होते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ठीक है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। तो जैसे कि मान लो कोई भी जैसे डेड प्लांट हो या डेड एनिमल हो, जब उसका डिकम्पोजिशन होता है, जब वो टूटता है तो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सॉइल में जाके मिक्स हो जाते हैं और सॉइल के न्यूट्रिएंट लेवल को बढ़ा देते हैं, सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो दीज ऑर्गेनिज्म आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। फिर जैसे कि अभी मैं बोले कि सॉइल में डेड ऑर्गेनिज्म में जो भी मिनरल था वो डिकम्पोजिशन के बाद वो मिनरल सॉइल में ऐड हो गया। फिर सॉइल में अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, जो ग्रोइंग प्लांट है, जो लिविंग प्लांट है, वो उस सॉइल से जो लिविंग मटेरियल जो डेड प्लांट से, डेड एनिमल से आया था, तो जो ग्रोइंग प्लांट है उस मिनरल को या उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ। बोल रहा है कि जो सॉइल का लेयर होता है, तो जो सॉइल के लेयर में जो टॉप लेयर होता है, जो ऊपर का लेयर होता है, वही प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट कर पाता है। तो ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि अपर लेयर में ही न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है। वहीं पर आपका टर्निंग होता है, वहीं पर आपका लूजनिंग हो सॉइल का, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल करता है कहाँ, टॉप करता है, टॉप पर। इसलिए प्लांट को टॉप लेयर से ही न्यूट्रिएंट मिल पाता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए टर्निंग या लूजनिंग जो सॉइल का होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो लूजनिंग या टर्निंग को हम लोग क्या कहते हैं, टीलेज कहते हैं, टीलिंग कहते हैं या प्लॉइंग कहते हैं। तो वो चीज यहाँ पर देखो लिखी हुई है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड अ टीलिंग या टीलेज या प्लॉइंग
ठीक है, मतलब जुताई। ये जो प्लोइंग होता है, जो टीलेज होता है, ये किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से होता है। जैसे कि आप गांव में देखोगे कि दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ, मतलब हल की मदद से हम लोग करते हैं। प्लॉज आर मेड ऑफ वुड और आयरन, जो हमारे हल होते हैं वो लकड़ी के या आयरन के, लोहा के बने होते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग, अगर मेरा सॉइल जो है बहुत ही ड्राई है, बहुत उसमें पानी थोड़ा भी नहीं, एकदम ड्राई है, तब हम क्या करते हैं कि प्लोइंग करने से पहले, जुताई करने से पहले उसमें पानी डाल देते हैं, उसके बाद हम उसको प्लोइंग करते हैं। तो द प्लॉट फील्ड में हैव बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड अ क्रम्स। अब क्रम्स एक टर्म है, क्रम्स किसको कहते हैं? तो क्रम्स उसको कहते हैं कि जो भी मेरा जुताई वाला जो भी फील्ड है, तो उसमें बड़े बड़े जो सॉइल के पीस हो जाते हैं उसको हम लोग क्रम्स बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विथ अ प्लैंक। ये जो क्रम्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जो ढेले टाइप के होते हैं, इनको तोड़ना बहुत जरूरी होता है। तो इसको हम किस चीज की मदद से तोड़ते हैं? तो एक प्लैंक, प्लैंक जैसे कि हल होता है ना, एक प्लैंक भी होता है जो ऐसे एकदम टाइप से होता है। इस पर गांव में आप देखोगे कि इस पर कोई आदमी बैठ जाता है या फिर कुछ भारी चीज रख देता है और फिर वो आगे बैल की मदद से इसको खींचते हुए चले जाते हैं। तो जितने भी सॉइल में जो भी क्रम्स बन गए हैं, जो भी ढेले टाइप के बड़े बड़े हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं और वो लेवल हो जाते हैं। मतलब कि जो जैसा हमको सीड लगाने के लिए जैसा बेड चाहिए, तो वैसा बेड ये प्लैंक बना देता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पाटा चलाना, ठीक है। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पस। तो फील्ड को हम लोग ऐसा बना देते हैं, इतना अच्छे से लेवल कर देते हैं कि उसमें सीड जो है बहुत अच्छे से, सीड का हम लोग सोइंग कर सके और उसमें इरिगेशन भी बहुत अच्छे से हो सके। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। हम लोग सॉइल का जो लेवलिंग करते हैं लास्ट में, उसके प्लोइंग के बाद जो हम लोग लेवल करते हैं सॉइल को, तो वो लेवलर की मदद से हम लोग करते हैं। कुछ समय क्या होता है, सम टाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। जैसे कि कहीं कहीं पर आप देखोगे कि मैन्योर जो होता है, सबसे पहले मैन्योर आप जानोगे क्या, तो ऑर्गेनिक चीज है। तो एक टर्म आता है ग्रीन मैन्योरिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं आप देखोगे कि जैसे कि अभी मेरा कोई फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड में हम जो भी क्रॉप था वो हम लोग इसका हार्वेस्टिंग कर ली, इसके बाद अब ये फील्ड पूरा मेरा खाली है। अब हमको जो दूसरा फसल लगाना है, लगभग 1 महीने के बाद हमको दूसरा फसल लगाना है, ठीक है। तब तक हम क्या करेंगे, उस फसल से लगाने से पहले इसमें कोई क्रॉप टाइप हम लोग लगा देते हैं। जैसे एक ढैंचा, आप सुने होंगे नाम, ढैंचा को हम लोग ऐसे लगा देते हैं। ढैंचा मेरा ग्रो किया 1-1.5 महीना तक, इसमें जब तक कि कोई हम क्रॉप नहीं लगा रहे हैं तब तक ये ढैंचा ग्रो किया। जब मेरा क्रॉप लगाने का टाइम आ गया तो हम क्या करेंगे कि इस ढैंचा को जब जुताई करेंगे, तो जुताई के समय इस ढैंचा को मतलब फील्ड में ही हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देंगे। मतलब कि इसमें जो मेरा ढैंचा लगा हुआ है, तो हम जब जुताई करेंगे तो वो ढैंचा इस फील्ड में ही हम उसको जुताई के समय इस फील्ड में ही उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो वो ढैंचा जो हो गया वो तो मेरा ऑर्गेनिक चीज हो गया, नेचुरल चीज हो गया। तो सॉइल में जब वो इनकॉर्पोरेट होगा तो वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर क्या करेगा, सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएगा, जिसको हम लोग मैन्योर कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम टाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। टीले से पहले हम लोग क्या करते हैं कि मैन्योर ऐड कर देते हैं। दिस हेल्प इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। इससे क्या होता है कि सॉइल में मैन्योर अच्छे से मिक्स हो पाता है और सॉइल को हम लोग सोइंग से पहले वाटर दे देते हैं। अब आता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स मतलब क्या क्या हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन टू गेट बेटर यील्ड। सीड के सोइंग से पहले जो भी सॉइल है उसको हम लोग ब्रेकिंग करते हैं, तोड़ते हैं, वही टीलेज कर रहे हैं। तो वो जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करेंगे तो क्या होगा, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पस आर प्लॉ, हल की मदद से कर सकते हैं, हो की मदद से कर सकते हैं, या कल्टीवेटर की मदद से कर सकते हैं। कल्टीवेटर आपके ट्रैक्टर में लगे होते हैं। ये एक प्लॉ का पिक्चर दिया हुआ है, हल। यहाँ पर ये जो है ये सॉइल में अंदर ऐसे है और ये सॉइल को ऐसे प्लॉ करता हुआ टीलेज करता हुआ आगे निकल रहा है और सॉइल मेरा पोरस हो रहा है। इसका यहाँ पर ये जो आपका ये चीज है, इसका यहाँ पर ऐसे फोटो दिया हुआ है बड़ा करके। तो देखो ये जो पोर्शन है ये सॉइल में इसको खोदते हुए चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं। और यहाँ वाला ये जो पोर्शन इसको हम लोग प्लॉ शेयर बोलते हैं। प्लॉ का यहाँ पर दिस इज बीइंग यूज्ड
सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। ये बहुत दिनों से सॉइल की जुताई के लिए बहुत दिनों से चलता आ रहा है ये इंस्ट्रूमेंट, जो कि एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप के लिए ये फर्टिलाइजर भी उसमें ऐड करता है। वीड्स जो होते हैं उसको रिमूव करता है। सॉइल को स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल को पोरस बनाता है। दिस implements is made of wood and is drawn by a pair of bulls or the other animals, horse या camel। ये जो होता है ये लकड़ी का बना होता है, बुल होते हैं वो इसको खींचते आगे की तरफ खींचते हैं, या फिर अदर एनिमल की बात करते हैं तो वो हो गया आपका हॉर्स या कैमल के थ्रू भी किया जाता है। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड द प्लॉसेयर। अभी जो मैं दिखाई हूँ आपको प्लॉसेयर, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो ट्रायंगुलर टाइप का है और वो आयरन स्ट्रिप का बना होता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड द प्लॉ साफ्ट। प्लॉ साफ्ट जो होता है वो प्लॉ का सबसे मेन पार्ट होता है जो सॉइल को क्या करता है, खोदने का काम करता है। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द साफ्ट के एक एंड पे हैंडल है, ठीक। The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck। और दूसरा एंड जो होता है वो बुल के नेक पर प्लेस्ड होता है। One pair of the bull and a man can easily operate the plow। तो ये दोनों मिलके अच्छे से प्लॉ को ऑपरेट करते हैं। देखो इसका एक जो पोर्शन है वो इस बुल के कंधे पे है, ठीक है। प्लॉ के दूसरे एंड पर उसका हैंडल है। अब आता है आपका हो। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये भी एक टूल्स है जिसमें कि हम लोग वीड्स को रिमूव कराते हैं जिसके थ्रू, और सॉइल को लूज करते हैं। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और ए आयरन। इसके पास भी क्या होता है, लकड़ी का लॉन्ग रॉड होता है और आयरन होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड ए बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू one of its ends and works like a blade। this is pulled by the animal के थ्रू पुल्ड होता है। यहाँ भी देखो आप कि एक बेंट ऐसे प्लेट है, सॉइल को लूज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका हैंडल है, ये ग्रिप है, ये बीम है, इसको हम लोग रॉड कहेंगे। अब आता है आपका कल्टीवेटर। कल्टीवेटर तो सबने देखा होगा कि ये इसमें ऐसे ये बने होते हैं जो सॉइल को क्या कर रहा है, उसको उसके क्रम्स को तोड़ रहा है। नाउ डे Plowing is done by tractor driven cultivator। The use of cultivator saves labor and time। कल्टिवेटर का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, लेबर का सेविंग कर रहे हैं और टाइम, बहुत कम टाइम लगता है। लेबर भी इसमें बस ट्रैक्टर की एक ज़रूरत है और ये टूल की ज़रूरत है, बस हमारा फील्ड रेडी है। अब आपका आता है सोइंग। सोइंग जो होता है वो क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। सोइंग करने से पहले हमको क्या करना होगा, सीड का सिलेक्शन करना होगा। तो सीड कैसा होना चाहिए, तो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। देखो गुड क्वालिटी सीड हम सिलेक्ट करेंगे तो गुड क्वालिटी सीड कैसा, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी सीड होने चाहिए, गुड वेराइटी का होना चाहिए। फार्मर प्रीफर टू यूज द सीड विच गिव अ हाई यील्ड। वैसे सीड का फार्मर यूज करेंगे जो हाई यील्ड दे। तो सीड का सिलेक्शन। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या सीड्स जो होंगे वो वाटर में फ्लोट करेंगे। वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक। बोल रहा है कि जो फ्लोट करेगा वो लाइटर होगा, जो सिंक हो जाएगा, जो डूब जाएगा वो हेवियर होगा। तो वाई वुड दे बी लाइटर। तो वो जो फ्लोट कर रहा है तो वो लाइटर क्यों होगा, तो इसलिए होगा क्योंकि वो डैमेज हो जाएगा। तो डैमेज होगा तो वो हॉलो बन जाएगा, तो हॉलो उसमें कुछ नहीं बचेगा, अंदर में खाली हो जाएगा। तो वो डैमेज है तो खाली है, तो खाली है तो हल्का होगा, तो वो वाटर पे क्या होगा, फ्लोट करता रहेगा। तो डैमेज्ड सीड बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम डैमेज्ड वन। बोल रहा है कि ये सबसे अच्छा मेथड होता है, ये गुड मेथड होता है कि हम हेल्दी और डैमेज्ड सीड को अलग अलग कर पाए। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड। सोइंग करने से पहले हमको टूल्स के बारे में जानना होगा कि कौन सा टूल मेरा कैसा सोइंग करवाएगा। ट्रेडिशनल टूल्स में पहले क्या होता था कि द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक द फनल। The funnel seed are fitted into the funnel passed down through 2 or 3 pipes having the sharp end. These end pass into the soil। देखो ये पिक्चर क्या दिखा रहा है कि सॉइल को ये उसका ओपन करता जा रहा है। फरो, रीज और फरो का आप नाम जानते हो, तो ये हुआ। तो जो अपर मतलब कि जो थोड़ा ऊंचा वाला पोर्शन होता है उसको रीज बोलते हैं, और जो थोड़ा डाउन होगा, ये जो पोर्शन इस बीच में डाउन होगा इसको बोलेंगे फरो।
रिज और फरो, ठीक है। तो ये सॉइल को ओपन करता जाएगा और ये यहाँ पर एक पतला सा इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगा होता है, तो ये यह फनल है। इसमें सीड फार्मर्स क्या करेंगे, इसमें सीड प्लेस कर देंगे। अब ये सीड जो होगा वो नीचे आएगा इस पाइप के थ्रू, और वो सॉइल में जाकर इसका जो एंड होगा वो शार्प होगा और वो सॉइल में जाकर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पहले सोइंग करते थे, ट्रेडिशनल मेथड है ये सोइंग करने का। अब के टाइम में जो आया है वो मशीन के थ्रू हम लोग करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल मतलब, ड्रिल का मतलब कि डायरेक्ट सीड को फील्ड में प्लेस कर देना फर्टिलाइजर के साथ। और उस जब हम सीड को सॉइल में प्लेस कर दिए तो उसके ऊपर से मिट्टी से कवर भी कर देते हैं। वो मशीन खुद ब खुद कवर कर देता है ताकि जो बर्ड्स वगैरह जो होती हैं तो वो सीड का लॉस नहीं करा पाए। जैसे कि देखो, नाउ डे द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर्स की हेल्प से सीड ड्रिल को हम लोग यूज करते हैं। टूल्स जो होते हैं ये सीड को सो करते हैं। कैसे? तो यूनिफॉर्मली सो करते हैं, मतलब कि यूनिफॉर्मली, जैसे कि एक सीड यहाँ है तो दूसरा यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर यहाँ, मतलब कि जो इनका स्पेस होता है वो फिक्स होता है, यूनिफॉर्मली होता है और प्रॉपर डिस्टेंस पे होता है और प्रॉपर डेप्थ पे होता है। कि हमको अगर 2 सेंटीमीटर की डेप्थ पे सीड डालना है तो सारे सीड्स जो होंगे वो 2 सेंटीमीटर पे होंगे। अगर हमको जो एक सीड से दूसरे सीड के बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो सारे सीड्स के बीच में उतना उतना डिस्टेंस होगा। तो प्रॉपर डिस्टेंस होता है, प्रॉपर डेप्थ होता है, यूनिफॉर्मली होता है, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट द सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर द सोइंग। सोइंग करने के बाद सीड जो होते हैं वो ऊपर से सॉइल से फिर वो कवर भी कर देता है वो सीड ड्रिल। तो दिस प्रिवेंट्स द डैमेज कॉज्ड बाय द बर्ड्स। तो बर्ड्स के थ्रू जो भी डैमेज होते हैं उससे ये प्रोटेक्ट रहता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। अगर हम सीड ड्रिल की हेल्प से जब हम सोइंग करते हैं तो मेरा टाइम कम लगता है, लेबर कम लगता है। एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड द ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। ओवर क्राउडिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वो घना जो हो जाता है। जैसे कि अगर कोई सीड यहाँ है, कोई यहाँ है, जब ये ग्रो किया, ये प्लांट बना, तो इसका जो होगा वो कैनोपी बढ़ेगा, इसका भी क्या होगा, बड़ा होगा, इसका भी क्राउन जो होगा वो बड़ा होगा। तो अगर पास पास होंगे तो इनके ग्रोथ में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन अगर प्रॉपर डिस्टेंस पे होगा, कोई डिस्टेंस फिक्स होगा कि एक सीड मेरा यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा, इनमें ओवर क्राउडिंग नहीं होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस फिक्स नहीं रहेगा तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। तो दिस अलाउज द प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट, वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो अगर प्रॉपर डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फिक्स होगा, तो प्लांट को प्रॉपर सनलाइट मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट अच्छे से मिल पाएगा, वाटर भी मिल पाएगा। Sometime a few plant have to be removed to prevent the overcrowding। ऐसा होता है कि जैसे कि सोइंग हो गया, प्लांट उसमें से सीड में से निकल आए, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा वो प्लांट जो होते हैं वो पास पास हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मैनुअली हम लोग वहाँ से जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है हम कुछ प्लांट को हटा लेते हैं, कुछ प्लांट को वहाँ से जड़ से निकाल देते हैं, ताकि जो है वो स्पेसिंग जो है वो मेंटेन रहे और प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। अब आपका आता है तीसरा प्रैक्टिस, क्या, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। तो सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मेन्योर और फर्टिलाइजर। मेन्योर और फर्टिलाइजर का मेनली काम होता है कि सॉइल में ऐड होना और प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। तो वैसा सब्सटेंस जो सॉइल में ऐड होता है न्यूट्रिएंट के फॉर्म में और वो प्लांट को हेल्दी ग्रोथ प्रोवाइड करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मेन्योर या फर्टिलाइजर, ठीक है। सॉइल सप्लाइज द मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप। सॉइल जो होता है वो क्रॉप को मिनरल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। These न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं और प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। बोल रहा है कि कुछ एरिया में क्या होते हैं कि फार्मर्स जो होते हैं वो एक क्रॉप के बाद तुरंत दूसरा क्रॉप लगा देते हैं उसी फील्ड पर। जैसे कि ये सेम फील्ड है, इस पर पहले मेरा एक क्रॉप लगा, ये ग्रो किया, मैच्योर हो गया, इसका हार्वेस्टिंग कर लिया, फिर तुरंत हम इस पर दूसरा क्रॉप लगा दिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम कुछ फील्ड को हम लोग खाली नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, हमेशा इसका कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक। तो देखो, तो कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट। तो कंटिन्यूअस जब हम मतलब कंटिन्यूअस उस
फील्ड का जब हम उस सॉइल का यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि इसका जो कुछ न्यूट्रिएंट जो होगा तो वो कोई न्यूट्रिएंट जो होगा वो उसमें से लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप को उगा रहे हैं, तो क्रॉप तो सॉइल से न्यूट्रिएंट लेगा, तो कंटिन्यूअस करने की वजह से इसमें से कुछ न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो इसको मेंटेन रखने के लिए हम लोग सॉइल में क्या डालते हैं, मेन्योर को हम लोग डालते हैं। तो देखो, therefore farmers have to add manure to the field to replenish the soil with the nutrient। soil nutrient level को फिर से बढ़ाने के लिए हम लोग मैन्योर डालते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैन्योरिंग, ठीक है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन अ वीक प्लांट। अगर जो हम लोग मैन्योरिंग जो प्रोसेस है वो अगर इनप्रॉपर हो रहा है, प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा और इनसफिशिएंट हो रहा है, तो जो मेरा प्लांट होगा वो वीक होगा, वो हेल्दी प्लांट हमारा नहीं आएगा। अब देखो, मैन्योर क्या है, तो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ऑब्टेन्ड होता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट या एनिमल के वेस्ट से ऑब्टेन्ड होता है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। पिट्स का मतलब क्या हो, कहीं पर गड्ढा खोद के वहां पर जितने भी एनिमल या प्लांट वेस्ट होते हैं, फार्मर एक जगह गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं। तो वहां पर क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका डिकम्पोजिशन कराते हैं। तो डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ए ऑर्गेनिक मैटर। तब वो वहाँ पे जो डिकम्पोज्ड मैटर होगा उसको हम लोग ऑर्गेनिक मैटर की तरह यूज करेंगे। जैसे कि आप क्लास 6 में पढ़े होंगे वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे हम लोग पिट बना लेते हैं, इसमें हम लोग जो भी डेड ऑर्गेनिक प्लांट, जो भी प्लांट है, एनिमल रेसिड्यू है, वेस्ट है, उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। उसके बाद इसमें अर्थवर्म भी होता है, पहले से अर्थवर्म यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, वो प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है कि इन सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को खाकर और उसको अर्थवर्म अपना जो स्टूल होता है, अर्थवर्म कास्टिंग जो उसका एक्सक्रीटा होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है। फिर हम उस चीज़ को हम लोग फील्ड पर यूज करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, सॉइल में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट ऐड करता है और प्लांट को बहुत अच्छे से वो न्यूट्रिएंट मिल पाता है। अब है फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर आपका केमिकल सब्सटेंस है जो विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो फर्टिलाइजर जो होता है उसमें कोई एक स्पेसिफिक चीज उसमें बहुत ज्यादा होगा। तो देखो, फर्टिलाइजर और मैन्योर में एक बेसिक डिफरेंस है कि मैन्योर जो आपका होता है, तो अगर आप मैन्योर किसी फील्ड में ऐड करते हो तो वो उस फील्ड में लगभग सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर जो भी है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट सॉइल में ऐड करता है। लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो तो फर्टिलाइजर कोई एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप यूरिया दिए तो यूरिया आपका फर्टिलाइजर है, तो यूरिया सिर्फ नाइट्रोजन देगा, ठीक है। अगर आप एमओपी दे रहे हो तो सिर्फ पोटास देगा। तो ये सारे फर्टिलाइजर है जो कोई एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट देता है, जबकि मैन्योर आपका लगभग सारा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं, जबकि आपके मैन्योर जो होंगे वो ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये डिकम्पोजिशन करा के प्रोड्यूस कराते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गया, एनपीके। एनपीके क्या आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो नाइट्रोजन आपका यूरिया जो होगा वो नाइट्रोजन देगा, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, सुपर फॉस्फेट ये आपका फॉस्फोरस देगा, फॉस्फेट देगा। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी और मेज। फर्टिलाइजर का यूज करके फार्मर्स को बहुत अच्छा यील्ड मिलता है, लेकिन अगर एक्सेसिव फर्टिलाइजर का यूज होगा तो वो सॉइल को फर्टाइल नहीं रहने देगा, उसकी फर्टिलिटी को कम कर देगा और वो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। But excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. Fertilizer have also become a source of water pollution. Fertilizer जो होता है आपका water pollution का source ही बन जाएगा। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers by organic manure or leave the field uncultivated, fallow in between two crops। बोल रहा है कि इन सारे मतलब कि सॉइल के फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर की जगह पे हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करें, ठीक है। उसके बाद जैसे कि एक क्रॉप लगाए तो दूसरे क्रॉप लगाने से बीच में थोड़ा सा स्पेस दे, थोड़ा सा टाइम दे, तब हम दूसरे क्रॉप को लगाएं। तो इस तरीके से हमारे सॉइल के फर्टिलिटी को हम मेंटेन रख सकते हैं। तो
द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर क्या होता है? तो सॉइल टेक्सचर मतलब जो सॉइल में आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि कोई क्लेई सॉइल है, कोई सैंडी सॉइल है, कोई लोमी सॉइल है, तो सॉइल टेक्सचर मतलब उसका जो साइज है, जैसे कि सैंडी सॉइल है तो उसका बड़ा साइज होगा, थोड़ा कोर्स होगा, क्लेई सॉइल है तो वो फाइन होगा, सिल्ट है तो वो भी फाइन होगा। तो सॉइल के टेक्सचर को भी ये इम्प्रूव करता है, ठीक है। एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है सॉइल में, पानी को वो होल्ड करके रख सकती है, उस कैपेसिटी को भी ये इम्प्रूव करता है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ ऑल द न्यूट्रिएंट। सॉइल में हर एक न्यूट्रिएंट, ऑल न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कराता है। Another method of replenishing the soil with nutrient is through the crop rotation। अब एक टर्म आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि सेम फील्ड पर आपका ये जो टर्म है क्रॉप रोटेशन, इसको मैं बता रही हूँ। देखो, जैसे कि ये मेरा सेम फील्ड है, जैसे कि ये फील्ड है, इस फील्ड पर पहले हम लगाए व्हीट लगाए, ठीक है। कुछ दिन के बाद इस फील्ड पर फिर हम क्या लगाएंगे, जैसे कि व्हीट जब मेरा मैच्योर हो गया तब हम इस पर कोई दूसरा क्रॉप लगाएंगे, कोई भी जैसे कि वाटरमेलन या फिर कुछ भी मूंग लगाए, कुछ भी लगाए। तो सेम फील्ड पर डिफरेंट क्रॉप को जब हम लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, मतलब क्रॉप को रोटेट करवा रहे हैं। फील्ड मेरा वही है, उस फील्ड पर हम डिफरेंट क्रॉप को लगातार, जैसे कि अभी ये लगाए, कुछ दिन बाद दूसरा क्रॉप लगाएंगे, फिर कुछ दिन बाद तीसरा क्रॉप लगाएंगे, तो ये होता है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन करने से भी हमारा न्यूट्रिएंट जो होता है वो सॉइल का, वो रिप्लेनिश होते रहता है, मेंटेन रहता है, वो उसको खत्म नहीं होने देता सॉइल के न्यूट्रिएंट को, ठीक है। तो दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। तो अल्टरनेटिवली मतलब कि जैसे कि अभी हम व्हीट लगाए, फिर कुछ दिन बाद कोई दूसरा लगाएंगे, फिर उसके बाद फिर हम व्हीट लगाएंगे, तो अल्टरनेट करके हम जब क्रॉप को लगाते हैं तो ये हो गया क्रॉप रोटेशन। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replacement of the soil with the nitrogen। देखो, अगर आप कोई भी फील्ड में कोई लेग्यूमिनस ट्री लगा रहे हो या फिर कोई क्रॉप लगा रहे हो, तो लेग्यूमिनस जो क्रॉप होता है वो जो होता है वो आपके सॉइल में नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को, नाइट्रोजन के अमाउंट को बढ़ा देता है, क्योंकि जो लेग्यूमिनस होता है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो जिस सॉइल में लेग्यूम्स लगे हुए हो तो उस सॉइल के नाइट्रोजन के लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो लेग्यूम्स के बाद एक सीजन में लेग्यूम्स लगाए, उसके कुछ दिन के बाद नेक्स्ट सीजन में हम लोग व्हीट लगाएंगे, तो क्या होगा, नाइट्रोजन का लेवल बढ़ा रहेगा, फिर व्हीट उसको अच्छे से यूज कर पाएगा। फिर उसके कुछ दिन के बाद हम लेग्यूम्स लगा देंगे, जो नाइट्रोजन अगर खत्म हो रहा होगा तो फिर से उस सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। तो ऐसा काम कहाँ पे होता था, नॉर्थन इंडिया के फार्मर्स जो है वो ऐसा यूज करते थे। यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर, फॉडर मतलब चारा के लिए यूज करते थे एक सीजन में, और दूसरे सीजन में हम लोग व्हीट का वो लोग यूज करते थे। तो दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। फार्मर्स आर बीइंग encouraged to adopt this practice। फार्मर जो होते हैं वो इस प्रैक्टिस को अपनाने के लिए बहुत encourage हुए थे। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। अभी लेग्यूम्स का जो मैं बात कर रही थी, तो लेग्यूम्स में क्या होता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है यही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाता है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है लेग्यूमिनस प्लांट में, तो राइजोबियम बैक्टीरिया आपका रिस्पॉन्सिबल है। राइजोबियम बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट, याद रखना आप लोग। देखो, फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस दिया हुआ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्टिलाइजर आपका क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, जबकि आपका मैन्योर जो है ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल सब्सटेंस है। कहाँ से आता है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल के डंग से आता है, या ह्यूमन के वेस्ट से आता है, या प्लांट के वेस्ट या रेसिड्यू से आता है। दूसरा, फर्टिलाइजर आपका फैक्ट्री में बनता है, जबकि मैन्योर आपका फील्ड में प्रिपेयर होता है, फील्ड में बनता है, ठीक है।
फर्टिलाइजर जो होगा वो आपका ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करेगा सॉइल में, क्योंकि ये तो केमिकल है। कोई एक केमिकल यूरिया डालेंगे तो नाइट्रोजन मिला, प्लांट उसको यूज कर लिया। लेकिन मैन्योर अगर हम सॉइल में, अगर जैसे कि कोई भी डेड प्लांट जो भी सॉइल में आता है तो वो ह्यूमस में कन्वर्ट होता है। तो मैन्योर जो होता है वो लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को, जबकि फर्टिलाइजर आपका ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। फर्टिलाइजर नाइट्रोजन, जैसे यूरिया डालोगे तो नाइट्रोजन मिला, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरह के फर्टिलाइजर का यूज करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के उसमें न्यूट्रिएंट मिलेंगे। जबकि मैन्योर जो होता है उसमें लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। जैसे कि आप मैन्योर डालोगे तो मैन्योर जो होता है वो तुरंत प्लांट को नहीं मिल पाता। जैसे कि आज आप डाल रहे हो मैन्योर फील्ड में तो आपको 15 दिन के बाद प्लांट को मिल पाएगा, ठीक है। और वो धीरे धीरे प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट, और लेकिन वो लगभग सारा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, वो कम अमाउंट में प्रोवाइड करता है। मैन्योर का एक स्पेसिफिक है कि वो न्यूट्रिएंट कम अमाउंट में मिलेगा प्लांट को, लेकिन लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और धीरे धीरे मिलेंगे। जबकि फर्टिलाइजर जो है आप आज यूज करोगे तो आपको आपके प्लांट को आज शाम तक या सुबह तक आपको एकदम प्लांट यूज कर लेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, तुरंत मिल जाता है। उसके बाद क्या होगा कि कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इसमें प्रोवाइड होता है। अब आपका आता है कि मैन्योर का एडवांटेज क्या क्या है। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, सॉइल को पोरस बनाता है, मतलब सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, उस स्पेस में आपका एयर वाटर प्रेजेंट होगा तो गैसियस एक्सचेंज बहुत आसानी से होगा। तो ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी, तो एक्सचेंज गैसेस का इजी हो जाएगा। उसके बाद इट इंकरेजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स का नंबर इसमें बढ़ा देगा। तो माइक्रोब्स बढ़ेंगे तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, तो ह्यूमस सॉइल को बहुत जल्दी जल्दी एडिशन होगा। उसके बाद ये सॉइल के टेक्सचर को बढ़ाता है। टेक्सचर मतलब कि सॉइल जैसे सैंडी है, सिल्ट है, क्ले है, तो उसके प्रॉपर्टी को ये बढ़ाता है। अब आपका आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, तो आर्टिफिशियली जब हम कोई भी फील्ड में वाटर का एप्लीकेशन करते हैं, वाटर को सप्लाई करते हैं, वाटर को देते हैं आर्टिफिशियली, तो वो इरिगेशन कहलाता है। मतलब कि जैसे कि अगर कहीं वर्षा हुई, रेन वाटर अगर फील्ड में पड़ रहा है तो वो इरिगेशन नहीं हुआ, ठीक, वो रेनफीड कहलाएगा। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियली, अगर हम जैसे कि बोरिंग के थ्रू या फिर हम कोई बड़ा टैंक के थ्रू हम कैसे भी पानी को जब हम फील्ड तक पहुंचाते हैं, क्रॉप को देते हैं, तो वो आपका इरिगेशन कहलाता है। तो ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइव। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको पानी की जरूरत होती है, क्यों, तो जिंदा रहने के लिए। तो वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड ऑफ प्लांट। बोल रहा है कि वाटर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों, तो ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो किस चीज़ के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो फ्लावर के ग्रोथ के लिए, फ्रूट के ग्रोथ के लिए, सीड के ग्रोथ के लिए, मतलब अल्टीमेट अगर हम बात करें तो पूरे प्लांट के ग्रोथ के लिए आपका वाटर जरूरी है। तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट। तो अगर आप वाटर देते हो तो वाटर किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, तो प्लांट के रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। अलोंग विथ वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। वाटर के साथ साथ मिनरल और फर्टिलाइजर भी एब्जॉर्ब होता है प्लांट के रूट के थ्रू। तो प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट में आपके लगभग 90% वाटर होते हैं, ठीक है। तो वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर क्यों जरूरी है, तो जैसे कि आप सीड लगाएं तो सीड जब जर्मिनेट करेगा तो उस टाइम पे उसको वाटर की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि हमारा जो सीड है, जो प्लांट है, लगभग उसमें 90% वाटर होना चाहिए, तभी वो जर्मिनेट कर पाएगा। तो न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। पानी में जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं और वो प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचते हैं, ठीक है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप। वाटर में जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे मिक्स हो जाते हैं, सॉल्युबलाइज हो जाते हैं उसमें और घुल जाते हैं और वो प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट। बोल रहा है कि पानी जो होता है वो क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है, तो किस चीज़ से, तो बहुत ठंडी और बहुत गर्म हवाओं से, ठीक है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। सॉइल के मॉइस्चर लेवल को मेंटेन रखने के लिए और क्रॉप के ग्रोथ को हेल्दी रखने के लिए, ताकि हमारा क्रॉप जो वो हेल्दी हो,
उस चीज के लिए हमको फील्ड में वाटर रेगुलर देना पड़ता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन में बोली कि क्या आर्टिफिशियल वाटर का सप्लाई, ठीक है, एट डिफरेंट इंटरवल, मतलब कि जैसे कि अभी मैं इरिगेशन कर दी, उसके बाद फिर 10 दिन के बाद जब देखने को मिले कि हाँ मेरा क्रॉप जो है वो वाटर का डिमांड कर रहा है, कुछ सिम्टम शो करता है जैसे कि विल्टिंग सिम्टम, मतलब कि जो लीफ होते हैं वो उनमें येलोइंग कैरेक्टर आ जाता है, येलो टाइप का होने लगता है, या फिर डिफरेंट कैरेक्टर शो करने लगते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि क्रॉप को पानी देने की ज़रूरत है। तो डिफरेंट इंटरवल पर आर्टिफिशियली जब हम पानी का सप्लाई करते हैं तो वो होता है इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अब इरिगेशन का जो फ्रीक्वेंसी है, वो टाइम है, वो क्या होगा, क्रॉप टू क्रॉप वेरी कर सकता है। जैसे कि मान लो कि आप आलू लगाए हो तो आलू को मान लो कि 10 दिन में इरिगेशन देने की जरूरत है। वहीं पर अगर आप मेज लगाए हो तो मेज में 15 दिन में देने की जरूरत है। सॉइल से भी वेरी करता है कि अगर सैंडी सॉइल है तो उसमें इरिगेशन जल्दी देने की जरूरत है, अगर क्लेई सॉइल है तो थोड़ा लेट से हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं। तो ये सॉइल टू सॉइल, क्रॉप टू क्रॉप, सीजन टू सीजन क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है। जैसे कि सीजन मतलब क्या कि गर्मी का दिन हो गया या बरसात का दिन हो गया या ठंडे का टाइम हो गया, तो गर्मियों के दिन में क्या होगा, वाटर का बहुत जल्दी इवोपरेशन हो जाता है, ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर बहुत लॉस्ट होता है। तो उस टाइम पर हमको इरिगेशन बहुत जल्दी करना पड़ता है। वहीं पर बरसात के टाइम में ऐसा नहीं होता है, हमको जल्दी इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर, वाई इज इट सो? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and from the leaf? लीफ से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, soil से इवोपरेशन होता है, तो वाटर इसमें क्या होता है, लॉस्ट हो जाते हैं। अब आया आपका सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का क्या क्या सोर्स हो सकता है। सोर्स मतलब कि कहाँ से हम पानी को ले रहे हैं इरिगेशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो आप पानी कहाँ कहाँ से ले सकते हो, जैसे कि वेल, कुआं से ले सकते हो, ट्यूबवेल वो जलकूप जिसको कहा जाता है वहाँ से ले सकते हो, तालाब से, पॉन्ड से, लेक, रिवर, डैम, कैनाल, यहाँ इन सब चीज़ों से आप क्या पानी को ले सकते हो फॉर इरिगेशन पर्पस। ट्रेडिशनल मेथड्स क्या क्या है इरिगेशन के लिए। ट्रेडिशनल मतलब कि पहले से जो चलता आ रहा है वो क्या क्या मेथड है हम इरिगेशन करने के लिए। वाटर जो अवेलेबल हो वेल में या लेक में या कैनाल में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां से वाटर को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, ले आते हैं और फिर हम उसको फील्ड तक पहुंचा देते हैं। इसके लिए खींचने के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो कैटल का यूज कर सकते हैं या ह्यूमन लेबर यूज कर सकते हैं इन सारे मेथड में। इसलिए ये जो मेथड होता है बहुत ही सस्ता होता है, चीपर होता है, लेकिन बहुत ही कम एफिशिएंट होता है। इससे जो हमारा मतलब पानी जो आता है जितना हमको चाहिए होता उतना अमाउंट में नहीं आ पाता। द वे अब बोल रहा है कि डिफरेंट ट्रेडिशनल वे क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है एक मोट, दूसरा है चेन पंप। तो मोट का देखो यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे कुछ चक्का टाइप लगा हुआ है और नीचे में ये है जो कुआं तक अंदर तक जाता है और फिर यहाँ से खींचता होगा, इसको इधर से पुल करता होगा और पानी जो आता है फिर उसको फील्ड में डाल देता है। उसके बाद आता है आपका चेन पंप। फिर आपका ये धेकली है, इसमें क्या है कि यहाँ पर बकेट ऐसे लटका हुआ है और इधर पत्थर लटका दिया है इसमें ताकि भारी हो और ये ऊपर की तरफ खींचे, फिर वहां से जो पानी आता है फिर उसको फील्ड में डालता है। उसके बाद आता है एक रहट, इसमें कैटल है वो घूमते रहते हैं और पानी बाहर आते रहता है। देखो पंप्स जो होते हैं वो कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप्स का मेनली हम लोग यूज करते हैं क्या, पानी को ऊपर लाने में। तो पंप जो है वो डीजल से भी चल सकता है, बायोगैस से, इलेक्ट्रिसिटी से और सोलर एनर्जी से। अब मॉडर्न मेथड क्या क्या है इरिगेशन का। अब तक हमने पढ़ा कि क्या ट्रेडिशनल मेथड क्या था, पहले के जमाने में, पहले के टाइम में हम लोग कैसे इरिगेशन करते थे। अब मॉडर्न क्या क्या मेथड्स है। तो मॉडर्न मेथड में हम लोग 2 मेथड अभी हम लोग पढ़ेंगे, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम, यहाँ पर पहले आप पिक्चर देखो। स्प्रिंकलर सिस्टम में देखो ये पानी कहीं से आ रहा है, जैसे ट्यूबवेल से आ रहा है, यहाँ पर मोटर लगा हुआ है, पानी ऐसे आया, ठीक है। अब ये प्लांट के ऊपर यहाँ तक पहुंचा, फिर ये पाइप के थ्रू यहाँ पहुंचा, उसके बाद यहाँ ये सब क्रॉप है और ये ऐसे छिड़काव करेगा पानी का, ऐसे स्प्रे टाइप से छिड़काव होगा, ठीक है।
पूरे हर जगह चारों तरफ। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। स्प्रिंकलर सिस्टम मेनली अनइवन लैंड में हम लोग इसका यूज करते हैं बहुत ज्यादा। अनइवन मतलब कि जहाँ पर लैंड है वो सेम पूरा हर जगह प्लेन नहीं है, अनइवन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। और जहाँ पर पानी का लेवल है, स्टोरेज है, जहाँ पर बहुत कम है पानी, जहाँ बहुत कम है वहां पर हम इसको यूज करते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। बोला कि जो ये परपेंडिकुलर, जैसे कि यहाँ पर देखो ये एक लाइन है, इससे ये सब अटैच है, परपेंडिकुलरली इससे अटैच है, मतलब 90 डिग्री पर अटैच है, सब 90 डिग्री पर इससे अटैच है। और इसके ऊपर एक नोजल्स लगे होते हैं, यहाँ पर एक नोजल्स लगे होते हैं और उसमें से ही फिर बाहर पानी आता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है, नोजल्स ऑन द टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। व्हेन वाटर इज allowed to flow through the main pipeline under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles, it gets sprinkled on the crop as if it is raining। बरसात की तरह क्रॉप पर पानी आने लगता है, जैसे कि क्रॉप को लगता है जैसे कि बारिश हो रही, उस टाइप से पानी आता है फुहारे की तरह। तो जब मेन पाइपलाइन में जब प्रेशर बढ़ता है, व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइपलाइन अंडर प्रेशर, जब पानी उसमें बहुत आता है पंप के थ्रू, तब वो उसके टॉप पर जो नोजल है वो निकल जाता है और फिर पानी क्रॉप पर आने लगता है। तो स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर द सैंडी सॉइल। ये जो सिस्टम होता है ये सैंडी सॉइल में ज़्यादा यूजफुल होता है। तो सैंडी सॉइल में ज़्यादा यूजफुल इसलिए होता है क्योंकि सैंडी सॉइल का जो पार्टिकल्स है वो बहुत लार्ज होते हैं। ठीक है, और उसमें जब हम पानी डालते हैं तो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होता है, बहुत तुरंत पानी जो है वो ग्रेविटी में चला जाता है। तो यहाँ पर पानी फिर बहुत ज़्यादा लगेगा, पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन हमको क्रॉप के लीफ तक वाटर को पहुँचाना है। ठीक है, तो हम अगर ऊपर ऊपर छिड़काव कर देंगे तो सारे लीफ को रूट तक भी ऑलमोस्ट पानी पहुँच जाएगा और पानी का ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसका सैंडी सॉइल में यूज करते हैं। देखो वही बता रही थी कि जैसे यहाँ से मेन प्रेशर पंप के थ्रू प्रेशर जनरेट हुआ, इसमें आया वाटर, इसमें आया, ये मेन पाइपलाइन में वाटर चला गया, प्रेशर है, उसके बाद फिर ये इसमें एंटर करेगा, इसमें एंटर करेगा, इसमें एंटर करेगा, फिर यहाँ पे जो भी नोजल्स है यहाँ पर ये सारे ओपन होंगे और फिर पानी हर जगह फुहारे की तरह क्रॉप पर आने लगेगा। अब आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बूंद बूंद सिस्टम या ड्रॉप बाय ड्रॉप सिस्टम। इस सिस्टम में वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट के रूट के पास, रूट जोन एरिया में पहुंच जाता है। ठीक है, आसपास कहीं नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट के रूट में पहुंचेगा। तो ये क्या होता है कि ये जमीन में पहले से फिक्स करके हम लोग ड्रिप सिस्टम को, पाइपलाइन हम लोग पहले से जमीन में बिछा के रखते हैं, उसके अनुसार हम लोग क्रॉप को लगाते हैं। ठीक है, और वो जो पाइपलाइन है, पाइप में से पानी जो आएगा बाहर वो डायरेक्ट प्लांट के बस रूट एरिया में आएगा। तो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट, रूट के पोजीशन पे आता है, इसलिए हम लोग इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट। फ्रूट प्लांट के लिए, गार्डन में हम लोग क्या फ्रूट प्लांट लगाते हैं या ट्री के लिए बहुत मतलब कि सबसे बेस्ट टेक्निक होता है। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप, वही है ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी पहुंचाता है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, वाटर इसमें वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, जहाँ पर पानी बहुत कम है, बहुत स्कार्सिटी है पानी का, तो वहाँ पर ये सिस्टम हमारे लिए एक वरदान की तरह है। ठीक है, क्योंकि पानी कम है तो पानी का वेस्ट ना करते हुए सिर्फ प्लांट के रूट जोन एरिया में पानी डालेंगे और प्लांट का जितना भी फंक्शन है वो उससे हो जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कि ये बहुत कॉस्टली होता है, बहुत अगर ख़राब होता है तो फिर इसको ठीक कराने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है। अब आता है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। वीड इसे कैसे प्रोटेक्ट करें, तो वीड आपको पता ही है, अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट है जो ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस और आउट ऑफ टाइम। बूजो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय वीट फील्ड एंड सॉ दैट देयर वेयर द मदर प्लांट इन द फील्ड।
बूझो और पहेली गेहूं के खेत में गए, गेहूं के फील्ड पर गए और वो देखे कि गेहूं के अलावा भी वहां पर बहुत सारे प्लांट निकले हुए हैं। इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। क्रॉप के साथ साथ नेचुरली, उसको हम आर्टिफिशियली नहीं ग्रो कराते, नेचुरली क्रॉप के साथ बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट भी आ जाते हैं, तो उस अनडिजायरेबल प्लांट को वीड कहते हैं। तो द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड द वीडिंग। और वीड का रिमूवल, वीड को जब हम फील्ड से हटाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, वीडिंग कहेंगे। तो वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। बोल रहा है कि वीडिंग करना बहुत जरूरी है, वीड को क्रॉप से हटाना, क्रॉप से दूर रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वीड जो होगा वो हमारा क्रॉप से वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस जगह के लिए और लाइट के लिए कंपटीशन करता है। मतलब कि क्रॉप, जैसे कि अगर क्रॉप अकेला रहेगा तो वो उतना सारा खुद इस्तेमाल करेगा, लाइट हो, न्यूट्रिएंट हो, लेकिन उस क्रॉप के साथ अगर उसके पास कोई एक और आ जाए, दो लोग हो जाए, वीड भी, तो वीड भी क्रॉप से दुगना, क्रॉप से ज़्यादा ही उसको लाइट, स्पेस और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, वो उससे ज़्यादा खींच लेता है। तो इसमें क्या होगा कि क्रॉप मेरा हेल्दी नहीं हो पाएगा, नहीं ग्रो कर पाएगा। दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन द हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर द एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। बोल रहा है कि कुछ वीड्स जो होते हैं वो एनिमल के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए पॉइजनस भी होते हैं। फार्मर एडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर बहुत तरीके अपनाते हैं वीड को कंट्रोल करने के लिए और उनको रिमूव करने के लिए। तो क्या क्या तरीका है? तो टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड। बोला कि सोइंग ऑफ क्रॉप, क्रॉप को लगाने से पहले, क्रॉप का बुआई करने से पहले हम लोग खेत को जोत देते हैं। जोतने से क्या होता है कि वहां पर जितने भी वीड्स जो भी निकले होंगे फील्ड में वो सारे मर जाएंगे। विच मे दे ड्राई अप एंड गेट मिक्स्ड विद द सॉइल। और जुताई करने से वो सारे क्या होंगे, प्लांट जो होंगे वो उखड़ जाएंगे और मतलब कि सॉइल में लगे नहीं रहेंगे, वो सॉइल से अपरूट हो जाएंगे। उसके बाद फिर जब धूप लगेगी उनमें तो वो सूख जाएंगे और वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, सॉइल के साथ जब मिक्स हो जाएंगे तो वो हमारे सॉइल के ऑर्गेनिक लेवल को भी बढ़ा देंगे। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। वीड्स का जो होता है सबसे बेस्ट टाइम रिमूवल का क्या होता है कि जब वो फ्लावर या अपना सीड प्रोड्यूस नहीं किया होता, उससे पहले ही हम उसको रिमूव कर दें। क्यों? क्योंकि फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए वो क्या होगा, न्यूट्रिएंट ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेगा, ज़्यादा सॉइल से लेने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम उसके इस स्टेज से आने, फ्लावरिंग स्टेज और सीडिंग स्टेज से आने से पहले ही उसको हम उसके इनिशियल स्टेज पे ही ख़त्म कर देते हैं। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूडिंग फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। बोल रहा है कि मैनुअल रिमूवल मतलब कि हम लोग मैनुअली, फिजिकली कैसे कर सकते हैं, तो वही अपरूटिंग कर सकते हैं, मतलब उसको उखाड़ देंगे और फिर या कट कर देंगे ग्राउंड से टाइम टू टाइम। ठीक है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी की मदद से कर सकते हैं या फिर सीड ड्रिल की मदद से कर सकते हैं। अब आता है कि वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल। तो हम लोग ये मैनुअली अब तक की, अब हम लोग केमिकल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जब हम केमिकल के थ्रू करते हैं तब हम उसको वीडीसाइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब दो टर्म है, एक क्या था, अभी हम लोग क्या पढ़े, वीडिंग। वीडिंग में क्या होता है कि हम लोग वीड को रिमूव करते हैं क्रॉप फील्ड से, लेकिन वीडीसाइड्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग केमिकल डाल के जब हम लोग रिमूव करते हैं तो वो वीडीसाइड्स हो गया। केमिकल में क्या क्या हम लोग डाल सकते हैं, जैसे कि 2,4-D का हम लोग इस्तेमाल करके वीड्स को किल कर सकते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड। इसको हम लोग 2,4-D का छिड़काव कर देते हैं, स्प्रेइंग करा देते हैं, तो फील्ड में जितने भी वीड्स होंगे, अनडिजायरेबल जो भी प्लांट होंगे वो सारे मर जाएंगे। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। 2,4-D जो होता है ये क्रॉप को डैमेज नहीं करता क्योंकि ये सेलेक्टिव होता है। हर्बिसाइड, जैसे कि हर्बिसाइड का आप लोग नाम सुने होंगे, तो ये 2,4-D हर्बिसाइड ही है। ठीक है, तो ये सेलेक्टिव होता है, मतलब कि सिर्फ सेलेक्टिव चीज को ही ये मारेगा, तो क्रॉप को छोड़ के जो भी वीड्स आएंगे उनको खत्म कर देगा।
The weedicides are diluted with water to extent required and sprayed in the field with a sprayer. तो वीडीसाइड्स क्या होता है, पानी में उसको डाइल्यूट करा दे, पानी में उसको मिक्स करके उसके बाद स्प्रे की तरह उस पूरे फील्ड पर हम लोग छिड़काव कर देते हैं। देखो यहाँ पर जैसे एक पर्सन कर रहा है कि इसमें ये भर लिया है पानी के साथ हर्बिसाइड्स को, केमिकल को मिक्स करके, और फिर ये पूरे क्रॉप पे ऐसे छिड़काव करे तो जितने भी वीड होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। एज ऑलरेडी मेंशन द वीड्स क्या करते हैं, द वीड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। उसके फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन से पहले ही हम उसको मार देते हैं, उसके वेजिटेटिव ग्रोथ में ही। तो स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। तो वीडिसाइड्स का स्प्रे करते टाइम करने से फार्मर के हेल्थ को अफेक्ट होता है। सो दे शुड यूज दिस केमिकल वेरी केयरफुली। इसलिए फार्मर जो होते हैं वो इन सारे केमिकल्स को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से यूज करते हैं। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल। वो अपने माउथ को और नोज को कवर कर लेते हैं कपड़े से, ताकि ये जो केमिकल है इसका अफेक्ट उन पर ना हो, उनके हेल्थ पर ना हो। अब आता है आपका हार्वेस्टिंग। एग्रीकल्चरल सारा हम लोग प्रैक्टिसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का एक स्टेप है। तो हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि क्रॉप का कटिंग उसके मैच्योर होने के बाद। तो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप is an important task. The cutting of crop after it is mature is called a harvesting. क्रॉप के मैच्योर होने के बाद जब हम क्रॉप को कट करते हैं फील्ड से अलग कर, फील्ड में जो क्रॉप लगा हो उसको कट करके वहां से जब हम हटा लेते हैं तो वो आपका होता है हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इसमें हम लोग हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, क्रॉप को पुल्ड आउट अलग करते हैं, उसके बाद ग्राउंड से कट कर लेते हैं, ग्राउंड के एकदम पास से क्लोज होके कट कर लेते हैं। इट यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। जितने भी सीरियल्स क्रॉप आते हैं जैसे कि राइस, वीट, मेज, इन सबको मैच्योर होने में लगभग 3 से 4 मंथ लगते हैं। तो 3 से 4 मंथ के बाद ही हम हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल। हार्वेस्टिंग जो होता है हमारा मैनुअली मतलब फिजिकली हमारे कंट्री में सिकल के थ्रू होता है। ये सिकल है आपका, हसुआ के थ्रू करते हैं हम लोग मैनुअली। और बाय अ मशीन कॉल हार्वेस्टर, मैनुअली करेंगे तो ये होगा, और या मशीन से करते हैं तो हार्वेस्टर एक मशीन आता है उससे करते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। बोल रहा है कि जब हार्वेस्टिंग कर लिए तो ग्रेन्स जो होते हैं वो तो अभी प्लांट में ही लगे हैं, तो प्लांट से अलग करने के लिए हम लोग अलग करने के लिए एक प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं थ्रेसिंग। तो ये थ्रेसर की मदद से हम लोग करते हैं। तो इसमें जो भी प्लांट में जैसे ग्रेन है उसको अलग कर लेते हैं, और ग्रेन के साथ जो भी वो स्ट्रॉ होता है या उसको आप लोग चाफ बोलो, उसको हम लोग अलग कर देते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड अ कंबाइन विच इज इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। जिसमें कि कोई मशीन आता है जिसमें दोनों होता है, हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेसर, दोनों एक साथ लगे होते हैं। एक साइड से क्रॉप की कटाई भी हो रही है और दूसरे साइड में जितने भी स्ट्रॉ है, चाफ है, वो सारे अलग हो रहे हैं और ग्रेन भी अलग हो रहे हैं। दोनों काम एक साथ चलता है। ये कंबाइन है, इसमें दोनों है। क्रॉप की कटाई भी हो रही है यहाँ से, और क्रॉप इधर से कट भी होता है, और फिर दूसरे साइड से ग्रेन अलग हो जाते हैं चाफ से। फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। विनोइंग एक प्रोसेस आप लोग सुने होंगे, क्लास 6 में पढ़े थे। तो इसमें भी हम लोग वही करते हैं, ग्रेन और चाफ को हम लोग अलग करते हैं। एक है हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है, तो आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। 3 से 4 मंथ जो किसान जो है वो कड़ी मेहनत करता है, उसके बाद एक दिन आता है जिस दिन की वो कटाई करता है, फसल का कटाई करता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विथ ग्रेन फील्स द हार्ट ऑफ फार्मर विथ जॉय एंड सेंस ऑफ वेल बीइंग। तो वो 4 मंथ के बाद जब फसल का कटाई होता है, ग्रेन उससे आता है, तो ये जो ग्रेन आया ये फार्मर के दिल को खुश कर देता है। उनके वेल बीइंग को, उनके में एक फीलिंग आता है कि वो
बहुत वेल बीइंग है वो सफल हुए। द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय अ लिटिल। वो उनका टाइम होता है, उनका एफर्ट होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद अब थोड़ा सा इंजॉय कर लिया जाए, थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो हार्वेस्ट का जो पीरियड होता है, कटाई का जो सीज़न होता है, उस समय किसान बहुत खुश होता है कि हाँ मेरा फसल सक्सेसफुल हो गया, मेरा फसल इतना आ गया। मेन एंड वीमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट इथुसियम। ठीक है, जितने ही मेन वीमेन हैं वो सब बहुत ही खुश रहते हैं। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर, हार्वेस्ट सीजन के साथ उनका कुछ फेस्टिवल भी होता है, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू, ये सब उनके हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं। स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज अब हार्वेस्टिंग के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे फॉर फ्यूचर यूज। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ द क्रॉप ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम क्रॉप को स्टोर कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए रख रहे हैं, तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि हमारा क्रॉप जो है, हमारा जो भी ग्रेन है, क्रॉप ग्रेन है, वो मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, चूहे से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो, सेफ हो। क्यों, अगर मॉइस्चर रहेगा तो क्या होगा, ग्रेन जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो मॉइस्चर से हमको दूर रखना है, इंसेक्ट से दूर रखना है, रैट क्या करेंगे, वो ख़त्म कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखना है। तो द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर, जितने भी, जैसे कि फ्रेश क्रॉप है, अब जो एकदम कटा नया नया आया तो वो फ्रेश क्रॉप होता है, उसके पास बहुत मॉइस्चर होता है। इफ़ अगर हम फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन या सीड को हम लोग स्टोर कर देते हैं बिना सुखाए, बिना ड्राई किए हुए, तो वो स्पॉइल हो जाएगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक कर देगा उसके मॉइस्चर की वजह से, और वो अपना जर्मिनेशन ख़त्म कर देगा। फिर अगर हम मान लो कि स्टोर करके रख लिए फॉर फ्यूचर यूज़, मान लो अगले साल हमको वो ग्रेन जो है वो हमको सीड के तौर पे यूज करना है, तो पहले ही उसमें जर्मिनेशन हो जाएगा, उसी टाइम पे ख़त्म हो जाएगा वो वहीं पर, और बाद के लिए वो जर्मिनेशन कैपेसिटी जो है वो नहीं रहेगा। तो हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। इसलिए ग्रेन को स्टोर करने से पहले हमको सनलाइट में उसको सुखाना पड़ता है प्रॉपरली, इससे कि इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया, फंगी का अटैक नहीं हो सकता, प्रिवेंट करेगा। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग और मेटालिक बीन्स। ठीक है, फार्मर्स जो होते हैं वो इनको जूट के बैग में, जैसे देखो यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, इसमें ग्रेन को स्टोर करके रख लेते हैं। However, large scale storage of grain is done in the silos and granary to protect from the pest like rat and insect. अब ग्रेनरी होता है, सिलोज होता है, ये सब एक स्टोरेज है, यहाँ पर हम ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं। ग्रेनरी जहाँ पर ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है। सिलोज, ये सिलोज का पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर भी हम लोग ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन। अगर हम घर में रखते हैं तो वहाँ पर हम सूखे हुए नीम के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नीम का जो पत्ता होता है उसमें इंसेक्ट और बैक्टीरिया नहीं लग पाते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोदाम स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम बड़े बड़े गोदामों में हम उसको स्टोर करके रखते हैं तो वहाँ पर हमको केमिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है ताकि उसको हम प्रोटेक्ट करके रख सकें। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेप मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। In the previous classes, you have learned about the food that we obtain from the plant. We have just seen that the process of crop production. यहाँ पर देखो कि जैसे कि मिल्क है, तो मिल्क कहाँ कहाँ से मिल सकता है, इसका सोर्स क्या है, तो काउ, बुफेलो, सी गोट, शी कैमल, इन सब से मिल सकता है। अगर कोई दूसरा फूड लेते हैं तो उसका सोर्स बहुत सारे डिफरेंट है। तो इस टेबल से हमको ये पता चलता है कि प्लांट्स जो होते हैं और एनिमल जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड के हमको फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो पीपल कोस्टल एरिया में, तटीय इलाके में जो लोग रहते हैं वो मेनली फिश का यूज़ करते हैं अपने खाने में। ठीक है, इन
अगर आप प्रीवियस क्लास में बात करो तो आप फूड की जो प्लांट से फूड मिलते हैं उसकी बात आपने देखा था। अब वो बात आप जाने थे कि प्लांट से कैसे फूड मिलता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप। अब हम जो इस चैप्टर में हम लोग देखे जस्ट कि जितने भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि सीड का सिलेक्शन, सो करना, हार्वेस्ट करना, ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ अभी आप लोग पढ़े। सिमिलरली अगर हम एनिमल को हम लोग पाले, एनिमल का देखभाल करें, एनिमल को खिलाएं पिलाएं, उसका जो भी प्रोड्यूस हो उसको हम यूज करें उसको, तो ये आपका कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। उसी की तरह क्रॉप के ही तरह सिमिलर है एनिमल हस्बेंड्री जब हम एनिमल का यूज करें। तो एनिमल reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter और care। एनिमल को हम प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर दें। उसके बाद एनिमल भी हमको उसके बदले कुछ प्रोवाइड करेगा। तो जब ये लार्ज स्केल पे हम लोग करते हैं इसको, तो हम इसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। फिश क्या है, तो फिश हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो कॉड लिवर होता है फिश का, कॉड लिवर, ये हमको ये विटामिन डी में बहुत ज़्यादा रिच होता है। अब आपका यहीं पर होता है चैप्टर फिनिश। नाउ कम टू एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको इन जो भी यहाँ पर वर्ड दिए हुए फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट, प्रिपरेशन, इन सारे वर्ड को यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। बोला कि सेम काइंड का प्लांट जब लार्ज स्केल पर कल्टीवेट करते हैं कोई जगह पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पता है आपको, क्रॉप। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रॉप। ठीक है। दूसरा, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। क्रॉप को लगाने से पहले फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यहाँ पर प्रिपरेशन हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब डैमेज्ड सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। जो भी डैमेज्ड सीड होते हैं, सीड होंगे, वो वाटर के टॉप पर फ्लोट करते हैं, तैरने लगते हैं, तो यहाँ पर फ्लोट हो जाएगा। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। जो ग्रोइंग क्रॉप है उसके लिए सनलाइट के साथ साथ क्या क्या चीज़ चाहिए होगा, तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट और वाटर की ज़रूरत होगी सनलाइट के साथ साथ। तो यहाँ पर होगा न्यूट्रिएंट और यहाँ पर हो जाएगा वाटर। अब इसको मैच कराना है कॉलम ए से कॉलम बी को। खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप जो बरसात के टाइम में ग्रो होता है, तो वो हो जाएगा आपका पैडी और मेज। रबी क्रॉप हो जाएगा वीट और ग्राम। केमिकल फर्टिलाइजर में आपका आ जाएगा क्या, यूरिया या सुपर फॉस्फेट हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैन्योर में एनिमल का एक्सक्रीटा, काऊ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट, ये आ जाएगा ऑर्गेनिक वेस्ट में। ठीक है। उसके बाद दो दो एग्जाम्पल देना है, खरीफ क्रॉप का और रबी क्रॉप का। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, खरीफ क्रॉप का हो जाएगा पैडी या शुगर केन लिख सकते हो। रबी क्रॉप में आ जाएगा आपका पल्स, जो भी ग्राम, लिनसीड, ये सब, और वीट हो गया। अब चौथा है कि आपको पैराग्राफ लिखना है इन सारे टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे, वीडिंग पे, सोइंग पे, थ्रेसिंग पे। पैराग्राफ मतलब वही 10 लाइन आप लिख सको। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो सॉइल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो सॉइल का प्रिपरेशन जुताई करके, जैसे टीलिंग करके या फिर प्लोइंग करके या टीलेज करके हम लोग सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं। इससे क्या होता है कि जितने भी सॉइल में वीड्स होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे, वीड्स से ख़त्म हो जाएंगे, सॉइल का ऑर्गेनिक लेवल बढ़ेगा, सॉइल पोरस होगा, पोरस होगा तो उस पर वाटर और एयर प्रेजेंट होंगे, तो ये प्लांट को सफिशिएंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाएगा उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो ये सारे आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आ जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोग कैसे करते हैं, तो कल्टीवेटर की तरह, कल्टीवेटर की हेल्प से करते हैं, प्लॉ की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर हो, कुदाल, ये सब की मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट आप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में लिख सकते हो। दूसरा आता है आपका सोइंग, तो सोइंग मतलब बुआई, बुआई वही होता है सोइंग। तो इसमें हम लोग सोइंग में कैसा सीड लेते हैं, तो हम लोग हेल्दी सीड लेते हैं। वो हेल्दी सीड कैसा, हाइब्रिड हो जिसमें कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट आ सके, हेल्दी सीड हो, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग वाटर में डालते हैं। तो जो बॉटम पे चला जाएगा वो हमारा हेल्दी है, जो ऊपर वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता रह जाएगा वो
वो हेल्दी नहीं है तो उसको हम लोग हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। सोइंग जो होगा वो आपका इंस्ट्रूमेंट की मदद से कर सकते हैं, या फिर हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं। तो मैनुअली हम लोग अपने हाथ से कर सकते हैं, पीट प्रॉपर पीट बना के, या फिर ब्रॉडकास्टिंग हम लोग जो कर देते हैं कि हाथ में लेके पूरे फील्ड पे ऐसे छींट देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका सीड है उसका वेस्टेज होता है, बहुत सीड वेस्ट हो जाते हैं और प्रॉपर यूनिफॉर्मली सीड पूरे फील्ड पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें टाइम बहुत कम लगता है। वहीं दूसरी जगह आपका आता है लाइन सोइंग। तो लाइन सोइंग हम लोग कैसे करते हैं, तो प्रॉपर डिफरेंट इंटरवल पर यूनिफॉर्मली पूरे फील्ड पर पीट बन जाता है और फिर प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ पर सीड लगाया जाता है। मशीन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि सीड ड्रिल एक मशीन आता है, उसमें पहले जमीन को वो खोलता है, खोलने के बाद उसमें फर्टिलाइज़र डालता है, फर्टिलाइज़र डालने के बाद सीड डालता है, फिर सीड को ऊपर से कवर कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी बर्ड या फिर जो भी एक्सटर्नल एजेंट है उसके थ्रू सीड का लॉस नहीं होता है। फिर आपका आता है एक ट्रांसप्लांटिंग मेथड। इसमें हम लोग पहले नर्सरी बेड बनाते हैं, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसके बाद हम लोग नर्सरी बेड से उसको उठा के और फिर हम लोग मेन फील्ड पे लगाते हैं। इसका एग्जांपल है पैडी क्रॉप। पैडी क्रॉप में हम लोग पहले नर्सरी उसका तैयार कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ से उठा के उस छोटे नन्हे प्लांट को फिर हम लोग मेन फील्ड पे लगाते हैं। तो ये सारा आपका आ गया सोइंग। फिर आता है वीडिंग। वीडिंग में हम लोग वीड को रिमूव करते हैं। तो वीड का रिमूव हम लोग फिजिकली भी कर सकते हैं या फिर केमिकल डाल के कर सकते हैं। तो केमिकल डाल के करते हैं, जैसे कि एक हर्बिसाइड आता है 2,4-D, तो उसको हम लोग कहेंगे वीडिसाइड्स। अगर हम लोग फिजिकली कर रहे हैं, जैसे कि जुताई कर दिए तो जो वीड है वो अपरूट हो गया, सॉइल से बाहर आ गया, और फिर सनलाइट जब उस पर पड़ेगा तो वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा और फिर उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो सॉइल के ऑर्गेनिक कंटेंट को वो बढ़ा देगा। ये सब आपका आ गया वीडिंग। वीडिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वीडिंग नहीं करते हैं तो वो क्रॉप के साथ कंपटीशन क्रिएट करता है। तो कैसा कंपटीशन, तो लाइट का, न्यूट्रिएंट्स का, स्पेस का। उसके बाद आता है आपका थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या करते हैं कि ग्रेन को उसके चैफ से या स्ट्रॉ से अलग करते हैं। एक मशीन आता है कंबाइन करके। क्वेश्चन है आपका 5 कि हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो मैन्योर से फर्टिलाइजर कैसे डिफरेंट है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस आपके चैप्टर में दिया हुआ है। तो फर्टिलाइज़र जो होता है वो आपका कमर्शियली अवेलेबल होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट ये कमर्शियली अवेलेबल है, जबकि आपका मैन्योर जो होता है ये नेचुरल होता है, ऑर्गेनिक होता है, और ये एनिमल के एक्सक्रीटा से या प्लांट के वेस्ट से प्रोड्यूस होता है। दूसरा डिफरेंस आपका ये आता है कि जो आपका फर्टिलाइज़र होता है वो कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है प्लांट को, जबकि मैन्योर जो होता है वो लगभग ऑलमोस्ट टोटल न्यूट्रिएंट जो भी प्लांट के लिए ज़रूरत है वो सारा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। फर्टिलाइज़र जो होता है वो आपका ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि मैन्योर आपका सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है और फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। फर्टिलाइज़र जो है आपका वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है, सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जबकि मैन्योर जो होता है वो कोई ऐसा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है और वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखता है, और जितने भी वेस्ट होते हैं फार्म वेस्ट उनका रिसाइकलिंग करवाता है। तो ये सब आपके हो गए फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस। अब आपका क्वेश्चन है 6th कि व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो आपसे पूछा कि इरिगेशन क्या है और इरिगेशन का 2 मेथड बताइए जिससे कि आपका वाटर कंजर्व हो। तो इरिगेशन सबसे पहले आपका ये क्या होता है कि हम जब आर्टिफिशियली वाटर का एप्लीकेशन एट डिफरेंट इंटरवल, तो इसको हम क्या कहेंगे, इरिगेशन कहेंगे। ठीक है। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इरिगेशन का वो क्रॉप टू क्रॉप, सीजन टू सीजन, उसके बाद सॉइल टू सॉइल वेरी करता है। ठीक है। तो इरिगेशन का सोर्स क्या हो सकता है, तो इरिगेशन का सोर्स आपका है वेल, कैनाल, रिवर, डैम, पॉन्ड्स, लेक, ये सब आपके क्या है, सोर्सेस हैं। अब आपका 2 मेथड बताना है इरिगेशन का। 2 मेथड क्या है, तो पहला मेथड आपका आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है ये आपका अनइवन लैंड में यूजफुल होता है, जहाँ पे कि वाटर का स्कार्सिटी होता है, जहाँ पर वाटर आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता है, उस जगह पर हम स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है।
जब वाटर जो होता है इसमें पाइप में जब बहुत ही हाई प्रेशर में होता है, तो फिर वो हाई प्रेशर में होता है और वो प्लांट के पाइप में बहुत ही स्मूथली पहुंच जाता है और वो प्लांट को फुहारे टाइप से वाटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब दूसरा सिस्टम आपका आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम को हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप सिस्टम भी बोलते हैं, जिसको बूंद बूंद और बूंद सिस्टम बोलते हैं। ये प्लांट के रूट जोन एरिया में यानी कि रूट में डायरेक्ट पानी को देता है। इसमें वाटर का कोई वेस्टेज नहीं होता है, इसमें वीड्स ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, और जहाँ पर वाटर बहुत कम होता है वहाँ पर ये सिस्टम को अपनाया जाता है। अब आपका 7वां क्वेश्चन है कि इफ़ व्हीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। बोल रहा है कि अगर गेहूं को खरीफ सीजन में लगाया जाए तो क्या होगा, क्योंकि व्हीट जो है आपका ये रबी क्रॉप है, यानी कि ये ठंडे के टाइम में लगने वाला क्रॉप है। जो ठंडे के टाइम में लगने वाला क्रॉप है उसको हम बरसात के टाइम में लगाएंगे तो क्या होगा, उस टाइम पे उसको ठंडा वाला क्लाइमेट नहीं मिल पाएगा। वो उस जिस इन्वायरमेंट वो अपने आप को एडेप्ट करता है वो वैसा इन्वायरमेंट उसको नहीं मिल पाएगा। उसके लिए बहुत सारे पेस्ट वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो ये सारे प्रॉब्लम हो जाती हैं। इसलिए वीट को अगर खरीफ सीजन में लगाएंगे तो हमारा वीट ग्रो नहीं कर पाएगा और ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब आपका 8वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। अगर हम किसी फील्ड में कंटिन्यू क्रॉप को हम लोग लगाते हैं तो क्या होता है। तो कंटिन्यू लगाने से हमारा जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट का अवेलेबिलिटी है, न्यूट्रिएंट जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये सारे जो न्यूट्रिएंट है वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लांट को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए और फंक्शनिंग के लिए। तो सॉइल में जब न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो प्लांट कैसा होगा मेरा, वो हेल्दी नहीं रह पाएगा, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ही खराब हो जाएगा, बहुत कम होगा। अब आपका 9th क्वेश्चन है कि व्हाट आर वीड, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। तो वीड क्या है, तो वीड ये आपका अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट है ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस एंड आउट ऑफ टाइम। ठीक है, अलोंग विथ क्रॉप प्लांट आज को आर कॉल्ड वीड। वीड में जैसे आपका गाजर घास आप लोग सुने होंगे, कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, ये वीड के साथ और बहुत ग्रो करता है। तो वीड कम्पीट करता है किसके साथ, क्रॉप के साथ। किस चीज़ के लिए, तो न्यूट्रिएंट, लाइट और स्पेस के लिए। क्योंकि वीड ग्रो कर रहा है तो उस जगह पे, क्रॉप वाले जगह पे ग्रो कर रहा है तो वो न्यूट्रिएंट भी क्रॉप जहाँ से ले रहा है वहीं से वो भी न्यूट्रिएंट लेगा। तो इसलिए कंपटीशन क्रिएट हो जाता है और प्रोडक्टिविटी बहुत रिड्यूस हो जाता है। इसलिए हम लोग वीड को रिमूव कराते हैं। तो वीड को रिमूव कराएंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, तो वीड को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग वीडिंग बोलते हैं। तो वीड जब हम लोग कोई केमिकल डाल के करते हैं या फिर कोई स्प्रे डाल के करते हैं, केमिकल में स्प्रेइंग करके, तब उसको हम लोग बोलते हैं वीडिसाइड्स। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, तो टिलिंग करके, मतलब प्लोइंग करके, मतलब टिलेज करके, जुताई करके हम लोग वीड को कंट्रोल करेंगे। इससे क्या होगा, जुताई करेंगे तो वीड्स मेरा उखड़ जाएगा। जब उखड़ जाएगा सॉइल से तो वो धूप जब उसमें लगेगी तो वो सूख जाएगा, तो सूख कर फिर वो डिकम्पोज होगा और फिर सॉइल का न्यूट्रिएंट लेवल को बढ़ाएगा। उसके बाद अगर हम मैनुअल मेथड की बात करते हैं तो हम लोग खुरपी से भी वीड को निकालते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि अरेंज करना है फॉलोइंग बॉक्सेस इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगरकेन क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसको अरेंज करना है। तो इसको अरेंज आप सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको सॉइल का प्रिपरेशन करना होगा। तो 5th नंबर आपका आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहले करोगे। तो प्रिपरेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो प्लोइंग द फील्ड को हम लोग जुताई कर सकते हैं। फील्ड का जुताई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सोइंग करेंगे, सीड को लगाएंगे। सीड जब लगा देंगे तो फिर हम लोग उसे मैन्योरिंग करेंगे, खाद डालेंगे। खाद डालने के बाद क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन करने के बाद क्या करेंगे, वो मेरा क्रॉप जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर हम लोग उसका हार्वेस्टिंग कर लेंगे। जब हार्वेस्टिंग कर लेंगे उसके बाद हम लोग शुगर केन के क्रॉप को हम लोग शुगर के फैक्ट्री में सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर होता है आपका चैप्टर